सदन के बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों को लेकर राज्यसभा को कई बार स्थगित करना पड़ा। इसको लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के 12 सांसदों के खिलाफ जांच करने के लिए कहा। गलत आचरण के आरोपों की जांच संसदीय समिति करेगी। इन सांसदों पर वेल में बार बार घुसने, नारेबाजी और सदन की कार्यवाही बाधित करने से जुड़े विशेषाधिकार हनन का आरोप है। इन 12 सांसदों में 9 कांग्रेस के हैं, 3 आम आदमी पार्टी के बताए गए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। हिमांशु, कौन कौन से हैं ये सांसद जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं और जांच होगी? देखिए, लिस्ट में सबसे पहले नाम है संजय सिंह का, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। और इनके खिलाफ ये शिकायत की गई थी राज्यसभा चेयरमैन से कि इन्होंने करीब 1 हफ्ते तक लगातार एक ही नोटिस राज्यसभा चेयरमैन के दफ्तर में दिया और जिसका जिक्र खुद राज्यसभा चेयरमैन ने भी बजट सत्र के पहले चरण के दौरान सदन की कार्रवाई के दौरान ये सवाल उठाया था कि ये एक अनएथिकल कदम है संजय सिंह की तरफ से। क्यों बार बार जब मैं वो नोटिस को रिजेक्ट कर रहा हूं, वो सिर्फ तारीख बदलकर वही नोटिस मेरे दफ्तर में जमा कर रहे हैं। और इस लिस्ट में जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं शक्ति सिंह गोहिल, उनका नाम भी है, सैयद नासिर हुसैन भी हैं, सुशील कुमार गुप्ता आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, संदीप कुमार पाठक, नारायण भाई राठवा, कुमार केतकर जो इंडिपेंडेंट एमपी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सांसद, हनुमंथैया का नाम इसमें है और साथ ही रंजीत रंजन जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी नाम इसमें है। श्रीमती जेबी माथेर हिशम, ये भी कांग्रेस की सांसद हैं। फूलो देवी नेताम, ये भी कांग्रेस की सांसद हैं। तो ये 12 सांसद हैं विपक्षी दलों के, जिनके नाम को प्रिविलेजेस कमेटी के पास आगे जांच के लिए भेजा गया है। और अब प्रिविलेजेस कमेटी जो है वो इन सभी 12 विपक्षी सांसदों को नोटिस जारी करेगी और उनके खिलाफ जो आरोप सत्ताधारी दल के सांसदों ने लगाए हैं, जो शिकायतें राज्यसभा चेयरमैन के पास रखी गई हैं, उन पर उनसे जवाब मांगा जाएगा कि क्यों बार बार चेयरमैन के अनुरोध के बावजूद वो वेल में गए, उन्होंने नारेबाजी की और सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की। और इस पर उनको करीब 2 हफ्ते का हो सकता है वक्त दिया जाए अपनी बात रखने का प्रिविलेजेस कमेटी के सामने। और कई बार ऐसा होता है कि जब जरूरत पड़ी तो उन्हें समन भी किया जा सकता है। तो जांच की प्रक्रिया अब बहुत जल्दी शुरू होगी राज्यसभा चेयरमैन के इस फैसले के बाद। लेकिन इतना जरूर तय है कि जो पहला चरण था बजट सत्र का, जिसमें हमने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है टकराव और गतिरोध बहुत ज्यादा दिखा था, इस तरह की कार्रवाई की पहल के बाद मुझे लगता है कि 13 मार्च को जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, ये टकराव, ये गतिरोध राज्यसभा में और तेज हो सकता है और बढ़ सकता है और सरकार के सामने चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं सदन की कार्रवाई को सही तरीके से चलाने के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा के 12 ऐसे सांसद हैं जिनके लिए ये जांच की जाएगी। आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही को कई बार इनके हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा था। अब जांच के बाद ही सामने आएगा। छत्तीसगढ़ में कल कांग्रेस के 5 से ज्यादा नेताओं के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ये छापेमारी कोयला घोटाला मामले से जुड़ी है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 14 जगहों पर छापे मारे। ईडी सूत्र बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए के लेन देन के साक्ष्य मिले हैं। वहीं आज भी सन्नी अग्रवाल के घर छापे जारी हैं, जबकि दूसरे कुछ नेताओं के घर जांच खत्म हो गई है। जिन कांग्रेस नेताओं पर छापेमारी की गई उनमें से एक हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह। कल जांच खत्म होने के बाद ईडी की टीम आरपी सिंह को ईडी दफ्तर ले गई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका। देर तक बहसबाजी चली, धक्का मुक्की भी हुई। आखिरकार ईडी की टीम आरपी सिंह को दफ्तर ले गई। इनको बयान के लिए लाना है, 1 घंटे में छोड़ देंगे, बयान ही रहे। जब वहां बोलकर सही बोलते ना, देखो पूरा सवेरे 5 बजे से उनको हरास किया। अब उनको आप तो आपको बता दें कि ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हो रही है। हालांकि इस पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कल भी छापे पड़े, 14 जगह पर ये छापेमार कार्रवाई हुई है और ईडी यही बता रही है कि कई तरह के साक्ष्य मिले हैं। कोयला घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग ये पूरा केस है, जिस केस के चलते ये कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। आरपी सिंह को दफ्तर भी ले गई ईडी की टीम। हालांकि काफी हंगामा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन आखिरकार ईडी की टीम उन्हें अपने दफ्तर ले गई, उनसे पूछताछ की गई।
आपको बता दें कि कई नेताएं हैं जहां पर ईडी लगातार उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कल 5 से ज्यादा नेताओं पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। 14 जगहों पर छापे मारे, कई दस्तावेज खंगाले गए हैं, कुछ जब्त भी किए गए हैं। ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है और इसके साक्ष्य उन्हें मिले हैं। आज भी ये कार्रवाई कई जगह पर जारी है। बता दें, सन्नी अग्रवाल हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके घर पर भी छापे जारी हैं, जबकि कई जगह पर यह कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है। जिन कांग्रेस नेताओं पर छापेमारी की गई है उनमें से कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह भी हैं, जिनसे पूछताछ की गई। उधर विपक्ष बार बार आवाज उठा रहा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों और सरकारी विभागों को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे तमाम आरोपों को गलत बताया। जयपुर में उन्होंने बजट पर भी बात की, कहा महंगाई पर काबू पाने की हर संभव कोशिश जारी रहे। On the private sector, it's for you, for me, for all of us to keep watching and also facilitating as much as we can. But we've not stopped from acting, watching others. We are also. जयपुर में बजट 2023 पर चर्चा के दौरान सवाल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को लेकर भी उठा। एक बैंकर ने आरबीआई द्वारा महंगाई नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में की गई वृद्धि का सवाल उठाया। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों में भी ब्याज दर बढ़ाई गई है और आरबीआई भारत के आर्थिक हित को ध्यान में रखकर कदम उठा रही है। The Reserve Bank is watching the Indian economy. रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर कदम उठाता है। हम में से कोई नहीं चाहता कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़े। आरबीआई का काम है महंगाई को संभालना और इसे FRBM एक्ट के तहत अनुमति सीमा के अंदर बनाए रखना। Limits which are governed by an act, the FRBM Act. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर चुनौती बड़ी हो रही है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर महीने में लगातार 2 महीने थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज हुई थी और दिसंबर में थोक महंगाई दर गिरकर 5.72% तक पहुंच गई थी। लेकिन जनवरी के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक थोक महंगाई दर एक बार फिर देश में बढ़कर 6.52% तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा चिंता ग्रामीण भारत को लेकर है, जहां जनवरी में थोक महंगाई दर 6.85% रही। इत्तेफाक से बजट पर यह बातचीत जब हो रही थी तभी छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे भी पड़ रहे थे। इसलिए वहां सवाल उठा कि क्या सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वित्त मंत्री ने इससे इनकार किया। Investigative agencies, ED, CBI and everybody else do their huge big homework for quite some time and only when they have necessary prima facie material in their hand. ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां बहुत ज्यादा होमवर्क करती हैं और जब उनके पास जरूरी सबूत होते हैं तभी आईटी या ईडी सवालों को भेजती है, कार्रवाई करती है। ये सब कुछ कोई एक दिन में नहीं होता है। बदले की कार्रवाई का आरोप लगाने से अच्छा है उन नेताओं को जनता को ये बताना चाहिए कि क्यों उनके नेता पार्टी फंड में गड़बड़ी के मामले में जमानत पर है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पर ना ही बोले। Maybe not current president, past president and the one before past president. On corruption and money mismanagement matters are all out there on bail. वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। शिवसेना के नाम निशान को लेकर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना का नाम निशान शिंदे गुट को मिल गया है। इसके बाद से उद्धव गुट लगातार केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और एकनाथ शिंदे पर हमलावर है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एनडीटीवी से बातचीत की और एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए खर्च कर शिवसेना को हमसे छीना गया है। शुक्रवार को चुनाव आयोग के फैसले के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो जो राजनीतिक हलचल है वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सांसद संजय राउत मौजूद हैं। सर, आमतौर पर मैं शिवसेना सांसद संजय राउत कहता हूं, लेकिन अब जब चुनाव आयोग की ओर से जिस तरह से फैसला आया है उसके बाद आप इसे किस तरह से देखते हैं और आप अभी अपने आप को और अपने जो
गुट है उसे किस तरह से बुलाते हैं? मैं आज भी मैं शिवसेना का सांसद और शिवसेना एक है और रहेगी। हमने पार्टी नहीं छोड़ी। पार्टी छोड़कर भागने वाले दूसरे लोग हैं, एक गुट है। वो यहाँ से भागकर पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, गुवाहाटी में गोवा में आए, गोवा से यहाँ आकर शपथ लिया बीजेपी के साथ। तो पार्टी लाइन को तोड़कर ये लोगों ने सब किया है। अब दुर्भाग्यवश उनके पास विधायक की संख्या ज्यादा रही, भागने वालों की संख्या ज्यादा रही। वो अपने अपने कारण है। उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी उनकी हो गई। विधायक दल नहीं तय कर सकता पार्टी का भविष्य। पार्टी का भविष्य तय करेगी जनता। जब चुनाव आएंगे तो पार्टी का भविष्य तय होगा। चुनाव आयोग ने क्या किया? विधायक की संख्या के ऊपर पार्टी का भविष्य तय किया। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो जो हुआ है ठीक है, लेकिन हम शिवसेना हमारी है, बाला साहब ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी की है, और हमारा नाम हमेशा शिवसेना से ही जुड़ा रहेगा मरते दम तक। एक आरोप भी आपने लगाया, काफी गंभीर आरोप है चुनाव आयोग को लेकर। आप क्या मानते हैं इसकी वजह? केवल आंकड़े को आपने वजह नहीं माना है कि जो चुनाव आयोग की ओर से फैसला दिया गया है, और क्या वजह मानते हैं आप? पैसों के लेन देन की भी बात करते हुए नहीं? देखिए, बहुत सी बातें उसमें है। ये जो खेल चल रहा है 6 महीने से महाराष्ट्र में, ये कोई सीधा खेल नहीं है। हाँ, ये कोई पारदर्शक राजनीति नहीं है। यहाँ तो पूरी केंद्रीय सत्ता हमारे पीछे पड़ी रही। उसमें ईडी हो, सीबीआई हो, पैसे की ताकत हो। सूरत में तो सबको एडवांस दिया गया। जब सूरत में पहली बार गई विधायक, पूरे लेन देन तो वहां ही हो गई ना। मुझे नाम भी मालूम है सबके। वहां से लेन देन शुरू हो गई। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मुंबई में, सूरत में पहुंचने के बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट गुवाहाटी में, तीसरा इंस्टॉलमेंट गोवा में, चौथा इंस्टॉलमेंट। ये तो चलता ही रहा इस पूरे मूवमेंट में। तो मैंने जो कहा है, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब तक 2000 करोड़ रुपए खर्च हो गए इस खेल में, और उसमें सब कुछ आया है। ये पैकेज है, ये पूरा 2000 करोड़ का पैकेज। ये पूरा 2000 करोड़ का पैकेज में, जिसमें शिवसेना और उसका चिन्ह की भी लेन देन है। ये पैकेज है पूरा। ये पैकेज की बात करता हूँ। दिस इज द पैकेज। बीएमसी चुनावों से पहले हुआ है और कई सवाल भी उठने लगे हैं। अगर शिवसेना समझिए अभी एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गई है, तो अगर वो व्हिप जारी करते हैं तो क्या होगा? वो राज्यसभा में व्हिप जारी कर सकते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में व्हिप जारी कर सकते हैं। व्हिप की बात आगे की बात है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है उसके ऊपर बहुत सी बातें तय हुई। व्हिप क्यों जारी करेंगे? हम उनके गुट में शामिल नहीं हुए हैं, और हमने पिटीशन किया है, हमने न्याय मांगा है कि हमारी शिवसेना से ये लोग अलग हो गए, उसको आप डिस्क्वालीफाई करिए। वो अब तक उसका फैसला होना है। वो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का, और सर्वोच्च न्यायालय का भी कहना है कि जब तक यहां फैसला नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में फैसला ले लिया। उसका कारण क्या है? उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कौन सा हिसाब किताब है राजनीतिक, देखना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है। इसके टाइमिंग को आप देखिए। शुक्रवार को ये फैसला आता है, शनिवार को हम देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल बदले जाते हैं, गृह मंत्री की ओर से कई सारे आरोप लगाए जाते हैं। पूरा एक कार्यक्रम बना हुआ था पहले से। कौन से दिन क्या करना है, कौन से दिन फैसला देना है, कौन से दिन राज्यपाल को बदलना है, कौन से दिन अमित शाह जी को यहाँ आना है, क्या बोलना है। ये पूरा एक कार्यक्रम, स्क्रिप्ट, पटकथा लिखी हुई थी। और ये स्क्रिप्ट राइटर कौन है? दूसरा कौन होगा? दिल्ली वाले ही है। उनको क्या अक्कल है? या महाराष्ट्र में बैठे हैं जो सत्ता में, बस ऊपर से वो सूत्र हिला रहे हैं। कठपुतलिया है। तो बीएमसी चुनाव 25 सालों से क्योंकि शिवसेना सत्ता में है, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव चिन्ह जाने और ये सारी चीजों से फर्क पड़ेगा? या फिर जिस तरह से हर रोज अब हम देख रहे हैं बैठक हो रहा है, आने वाले दिनों में ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार से बातचीत चल रही है, क्या आगे की ये रणनीति तैयार हो रही है? ये पूरा खेल जो चल रहा है उसका पहला मकसद है कि मुंबई महानगर पालिका अपने कब्जे में लेना है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है।
मुंबई पर शिवसेना का ही भगवा झंडा रहेगा, उद्धव ठाकरे जी का। बाकी आने वाले दिनों में शिवसेना का संघर्ष जारी रहेगा। हमारा जन्म ही संघर्ष में हुआ है, सड़क पर हुआ है। हम क्या रोने वाले लोग हैं? नहीं, लड़ना ही हमारी फितरत है, तो हम लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। तो भले ही ये जो पूरा मामला है एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना का नाम हो या फिर चुनावी चिन्ह हो वो चलाया जाया हो, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उम्मीद इसी में जताई जा रही है कि जो लड़ाई है वो कानूनी होगी सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ही साथ इसका किस तरह से आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव पर असर होता है, उससे पहले क्या कुछ फैसला होता है, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल इतना ही। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। शिवसेना की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। साथ ही चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट इस पर पूरी तरह नियंत्रण की हर संभव कोशिश में है। आज इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में पार्टी फंड, कार्यालय समेत ऑफिस बियरर्स पर कंट्रोल को लेकर चर्चा होगी और रणनीति बनाई जाएगी। वहीं उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है। कल सीजीआई ने भी कहा था कि केस को सूचीबद्ध करें। अब आज उद्धव गुट अपनी याचिका को सूचीबद्ध करेगा। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की है। दूसरी तरफ शिंदे गुट ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी थी। उनकी मांग है कि कोई भी फैसला लेने से पहले उनका पक्ष जरूर सुना जाए। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच सोमवार सुबह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे। शिवसेना का नाम और धनुष्य बाण का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को ही बर्खास्त किए जाने की मांग की। नहीं, चुनाव आयोग बर्खास्त कर ऐसे छोड़ देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरे मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। उधर सोमवार सुबह एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने महाराष्ट्र विधान भवन में स्थित शिवसेना विधिमंडल के दफ्तर पर भी दावा ठोका। इन विधायकों ने दावा किया कि पार्टी की ओर से व्हिप जारी होने पर अगर कोई उसका पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई होगी। निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आणि त्या निर्णय हम लोगों ने शिवसेना के कार्यालय में प्रवेश किया है। कई विधायक आए थे, हमने बातचीत की है और अब 27 तारीख से सेशन शुरू होगा। 26 को चाय का कार्यक्रम होता है, तभी बैठकर हम बात करेंगे। अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हम व्हिप जारी करेंगे। अगर उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम उन्हें सबक सिखाएंगे। पण तो नियमाप्रमाणे काढावा लागतो, तो आम्ही काढू। जहां शिंदे गुट शिवसेना की शाखाओं, फंड और दफ्तर पर भी दावे की तैयारी कर रहा है, वहीं उद्धव गुट इन सब को अदालत में चुनौती देने का मन बना चुका है कि चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सिंबल के लिए ही उनका अधिकार सीमित है। बाकी प्रॉपर्टी हो या फंड हो उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं। अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको केस की जाएगी चुनाव आयोग पर। उद्धव ठाकरे अब इस पूरे मामले का हल सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं। उनकी सबसे पहले कोशिश है चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की। साथ ही बीएमसी चुनावों से पहले जिस तरह से अपने हाथ से पार्टी चली गई है, उसके बाद ठाकरे गुट की कोशिश जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की है और उसी को लेकर अब रणनीति भी बनाई जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बता दें, विधान भवन में शिवसेना का कार्यालय हाथ से चला गया है। उद्धव गुट की मुसीबत और बढ़ गई है। विधान भवन में शिवसेना का कार्यालय हाथ से गया। पहले शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छीना गया था और इसी बीच अब कार्यालय को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। बीएमसी ऑफिस में पार्टी दफ्तर पर कब्जे की कोशिश में है शिंदे गुट। शिवसेना भवन को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ, उस पर भी दावा किया जा रहा है।
महाराष्ट्र में सियासी गर्माहट बरकरार है। शिवसेना नाम और तीर कमान सिंबल मिलने के बाद अब शिंदे गुट ने महाराष्ट्र में असेंबली में बने शिवसेना के ऑफिस पर दावा ठोक दिया है। आपको बता दें कि पार्टी से नाम और चुनाव चिन्ह पहले ही छिन चुका है। अब कार्यालय भी हाथ से चला गया है। पहले शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छीना गया था और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना के ऑफिस पर भी दावा ठोका गया है। इसको लेकर भी विवाद हो रहा है। उधर उद्धव चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं, लेकिन कैविएट पिटीशन शिंदे गुट की ओर से भी दायर कर दी गई है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी हमें देंगे। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या अपडेट इस मामले में? और देखिए, जब से चुनाव आयोग का फैसला आया है, पार्टी एक दिया है से लगातार आगे गुट है जी के विधान भवन में जो कार्यालय था उस पर कब्जा जमा लिया, अंदर चले गए और उन्होंने बीएमसी के में जो कार्यालय है नगर सेवकों का शिवसेना का, उस पर भी कब्जा जमाने की कोशिश में इसके लिए उन्होंने इकबाल शहर जो कमिश्नर है उनको पत्र लिख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक नया और मोड़ आ गया है जो मुसीबत है कि जो पहले से चर्चा थी जब पार्टी में बगावत हुई थी कि सेना भवन किसका होगा, तब ये पता चला कि सेना भवन जो है वो पार्टी की संपत्ति न होकर शिवाई ट्रस्ट की संपत्ति है जो कि उद्धव ठाकरे परिवार से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब एक लीगल फर्म है एहसास लीगल ने चैरिटी कमिश्नर को शिकायत कर दी है और ये कहा है कि अगर जो सेना भवन है वो शिवाई ट्रस्ट का है जो कि पब्लिक ट्रस्ट है, तो पब्लिक ट्रस्ट का इस्तेमाल पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए कैसे किया जा सकता है, राजनीतिक गतिविधियां उसमें कैसे की जा सकती है, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं जो ट्रस्टी हैं उनको सभी को सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ न कुछ झटके उद्धव ठाकरे गुट को लग रहे हैं और धीरे धीरे उनके हाथ से पकड़ जो है कमजोर होती जा रही है और एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं पकड़ मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं इस पूरे मामले में। जी सुनील, आज एक बैठक भी होने वाली थी शिंदे गुट की और शिवसेना भवन को लेकर ही इसमें रणनीति बनाई जानी थी कि किस तरह से हर मामले को अपने हक में किया जाए। उस बैठक के बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, शाम को 7 बजे कार्यकारिणी की बैठक हो रही है एकनाथ शिंदे गुट की और ये जब से नाम और चुनाव चिन्ह मिला उसके बाद ये पहली बैठक है और खबर इसमें आ रही है कि इसमें कुछ नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जा सकती है, संगठन को और थोड़ा सा बृहद बनाया जा सकता है इस मीटिंग में। जी शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि विधान भवन में शिवसेना का कार्यालय भी हाथ से चला गया है उद्धव गुट के। शिंदे गुट ने यहां पर बैठक भी की है और अब आज एक और बैठक होने वाली है जिसमें रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली की बेहद प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियों से केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड का अधिकार खत्म कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने फैसले को गैर कानूनी ठहराते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके जोरबाग में करबला की हजारों करोड़ रुपए कीमत की तकरीबन 10 एकड़ जमीन हो, जहां मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की पत्नी कुदसिया बेगम का मकबरा है और ताजिए दफन होते हैं। कनॉट प्लेस के पास जनपद पर वेस्टर्न कोर्ट मस्जिद हो, वीवीआईपी इलाके में उद्योग भवन के पास इस गोल चक्कर पर बनी सुनहरी बाग मस्जिद हो या तुर्कमान गेट पर रामलीला मैदान की ये मस्जिद हो। केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्राइम लोकेशन की जगहों पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की ऐसी 123 संपत्तियों से दिल्ली वक्फ बोर्ड का अधिकार या दावा खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को सूचित करके कहा है कि हाई कोर्ट के कहने पर इस मामले में बनाई गई केंद्र सरकार की 2 सदस्यीय समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को अपना पक्ष रखने का मौका 2 बार दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कोई पक्ष नहीं रखा। इसलिए वक्फ बोर्ड को 123 संपत्ति से जुड़े सभी मामलों से मुक्त किया जाता है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला लंबित था। केंद्र सरकार को ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। केंद्र के इस फैसले को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। 2 मेंबर कमेटी को 12 अप्रैल 2022 को हमने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने कहा था कि भाई हम हाई कोर्ट आपका जो 2 मेंबर कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, लिहाजा आप कोई भी प्रोसीडिंग ना करो, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर हम हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड है। तो जब दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में गया हुआ है तो उसके खिलाफ ये फैसला कैसे सुना सकते हैं। ये ज़बरदस्ती इन सारी ज़मीनों को हथियाना चाहते हैं जो हम नहीं हटाने देंगे। आज हम हाई कोर्ट में
गए हैं और वहां जाकर के जो इनका ये जो लेटर है, तो इस लेटर को हमने वहां चैलेंज किया है। भारत सरकार ने जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी ने बार बार दिल्ली वक्फ बोर्ड को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। वक्फ बोर्ड उपस्थित नहीं हुआ, उसने कोई ज्ञापन नहीं दिया, उसने अपने दावे भी नहीं रखे। दावों के समर्थन में प्रमाण की बात क्या है? लिहाजा कमेटी ने ये निर्णय दिया कि वक्फ बोर्ड का दावा साबित नहीं हो सका है। दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों की बात हो रही है, इनमें ज्यादातर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान हैं। इन पर विवाद साल 1911 से ही चल रहा है, जब अंग्रेज भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लेकर आए थे। 70 और 80 के दशक में बर्नी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर साल 2014 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इनको दिल्ली वक्फ बोर्ड को देने का नोटिफिकेशन कर दिया था, लेकिन विवाद कोर्ट में चलता रहा, आज भी जारी है। इस मामले के समाधान के लिए पहले केंद्र सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी बनाई। केंद्र सरकार का कहना है कि उस समिति की रिपोर्ट पूरी नहीं थी, जबकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि वो वक्फ बोर्ड के पक्ष में आई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसके खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया, लेकिन कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया। तो कुल मिलाकर ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना मामला है, जो विवादों में पहले से ही है, एक बार फिर से विवादों में आ गया है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा पर सख्ती बरतने की तैयारी है। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जेल भी हो सकती है। परिवहन विभाग ने कहा कि पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है, ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन रहेगा। बाइक पर यात्रियों को ढोना दंडनीय अपराध है। नियम तोड़ने पर पहली बार में 5,000 रुपए वसूले जाएंगे। दूसरी बार अगर नियम तोड़ा तो 10,000 तक जुर्माना हो सकता है, 1 साल की जेल भी हो सकती है। साथ ही दूसरी बार नियम तोड़ने पर बाइक को जब्त किया जा सकता है। आपको बता दें, ओला, उबर, रैपिडो ये वो कंपनीज हैं जो बाइक टैक्सी की सेवा उपलब्ध करवाती हैं, लेकिन दिल्ली में अब इन पर बैन लगा दिया गया है। उधर व्हाट्सएप अब फिर से कुछ नए फीचर्स लेकर आया है। आपको बता दें कि वो नए फीचर्स क्या क्या हैं जिनसे आपको फायदा मिलेगा। व्हाट्सएप की ओर से iOS यूजर्स के लिए भी PIP यानी कि पिक्चर इन पिक्चर मोड जारी कर दिया गया है। इस फीचर के आने से अब आप वीडियो कॉल के दौरान दूसरी ऐप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक और कमाल का फीचर आया है। अब एक क्लिक में 30 के बजाय 100 फोटोज और वीडियोज आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकेंगे। ये नया अपडेट हालांकि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जारी हुआ है और जल्द ही ये फीचर iOS यूजर्स को भी मिल सकता है। और चलिए अब देख लेते हैं 5 बड़ी खबरें। इन खबरों में से आप चुन सकते हैं कौन सी खबर आप देखना चाहते हैं। पहली बड़ी खबर, शिवसेना पर अधिकार की आखिरी लड़ाई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सिंबल छीना, लेकिन ठाकरे नाम कोई नहीं छीन सकता। राज्यसभा में हंगामा, उस पर 12 सांसदों पर आरोप, अब होगी जांच। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दिखी दरारें, जांच के लिए भेजी गई टीम। महाविनाश के बाद एक बार फिर से भूकंप से दहला तुर्की, तीव्रता 6.3 मापी गई। दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी पर लगाया बैन, अब दिल्ली वासियों को नहीं मिलेगी बाइक टैक्सी की सेवा।